आज हमारा देश खड़ा है, उनकी नींव कैसे रखी गई। मैं इस चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हूं सर। बहुत बढ़िया। तो फिर देर किस बात की, चलिए हमारे पहले स्रोत पर एक गहरी नजर डालते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पहली स्लाइड। अंजलि, जरा इसके विजुअल्स पर गौर करो। जी सर। बाईं तरफ एक बहुत पुराना मतलब पीला पड़ चुका दस्तावेज है जिस पर एक पंख वाले पेन से 1773 लिखा हुआ है। इतिहास की पहली आहट जैसा। हाँ, और दाईं तरफ एक मॉडर्न ब्लूप्रिंट की तरह का कागज है जिस पर 1935 लिखा है। ये दोनों मिलकर एक मजबूत नींव का इशारा कर रहे हैं। हाँ सर, ये विजुअल साफ दिखा रहा है कि हमारे संविधान की जड़ें काफी गहरी हैं। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। तुमने बिल्कुल सही समझा अंजलि। स्लाइड का शीर्षक है भारतीय संविधान, परिचय और इतिहास। सबसे पहले ये बताता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज यानी सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जी। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, लिखित जैसा हमारा और अमेरिका का है, और अलिखित जैसा ब्रिटेन या सऊदी अरब का है। मतलब हमारा संविधान एक किताब की शक्ल में है जहां हर नियम कायदे से लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन का अलिखित संविधान, ये बात मुझे हमेशा थोड़ी उलझन में डालती है। हम उस पर आते हैं। पहले इन दो एक्ट्स को देखो। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अच्छा। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। ये भारत में एक संगठित न्याय व्यवस्था की तरफ आप कहो पहला बड़ा कदम था। और दूसरा एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो और भी ज्यादा अहम लग रहा है, जिसे ब्लूप्रिंट कहा गया है। बिल्कुल, ये हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है अंजलि। हमारे संविधान का लगभग 60% ढांचा सीधे तौर पर यहीं से लिया गया है। 60%? हाँ, 60%। ये एक दिलचस्प और थोड़ी मतलब विवादास्पद बात भी है। एक तरफ इसने भारत को एक तैयार प्रशासनिक ढांचा दिया जिससे आजादी के बाद सत्ता का हस्तांतरण काफी हद तक सुचारू रूप से हो सका। जी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि हमने आजादी के बाद भी अपने आप को एक औपनिवेशिक कानून की बेड़ियों में जकड़े रखा। ये बहस आज भी जारी है। सर, अब मेरा वो पहला वाला सवाल, अगर ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तो उनका देश चलता कैसे है? क्या वहां कोई नियम कानून नहीं है? ये एक जरूरी मुद्दा है। देखो अंजलि, अलिखित का मतलब बिना नियम का नहीं होता। अच्छा। इसे ऐसे समझो कि एक पारिवारिक परंपरा की तरह है जो कहीं लिखी नहीं है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पता है कि कौन सा त्योहार कैसे मनाना है। हाँ। में नहीं, बल्कि समाज की समझ में बसे हुए हैं। अच्छा, अब ये साफ हुआ। सर, इस स्लाइड के नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। जी। इसमें सवाल है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? हाँ अंजलि, तुमने सही देखा। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर पूछा जाता है, और इसका सीधा जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। जी सर। चलो अब देखते हैं कि इस नींव पर इमारत कैसे खड़ी हुई। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अंजलि, ये है हमारी दूसरी स्लाइड, संविधान सभा का गठन 1946। इसका विजुअल देखो जरा। जी, यहाँ अविभाजित भारत का एक बड़ा नक्शा है और उस पर एक बड़ी संख्या लिखी है 389। 389? हाँ, और नक्शे से 3 तरह के तीर निकल रहे हैं। एक ताज की तरफ जो ब्रिटिश प्रांतों का प्रतीक है, एक पगड़ी की तरफ जो देसी रियासतों को दर्शाता है, और एक छोटी सरकारी इमारत की तरफ जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का प्रतीक है। ये विजुअल तो सदस्यों के बंटवारे को एक नजर में ही समझा देता है। 389 सदस्य, लेकिन अलग-अलग जगहों से आए हुए? एकदम। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन हुआ। कुल सदस्य संख्या तय हुई 389। इनका विभाजन समझना जरूरी है। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स से, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। ये उस समय के भारत की राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है। स्लाइड पर एक नोट भी है कि लगभग 60% सदस्य ब्रिटिश राज से थे और 40% देशी रियासतों से। जी। इसका मतलब है कि सभा में हर तरह की आवाज को शामिल करने की कोशिश की गई थी। हाँ, कोशिश यही थी कि एक ऐसा संविधान बने जिसे पूरा देश अपना सके। लेकिन यहाँ एक पेंच था। सर, मेरा एक सवाल है, ये जो देशी रियासतों के 93 सदस्य थे, क्या वे भी चुनाव लड़कर आए थे या उन्हें वहां के राजा महाराजाओं ने अपनी मर्जी से भेजा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अंजलि, और यहीं पर लोकतंत्र का पहला टेस्ट था। अच्छा। ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य तो अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए आए थे, लेकिन देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के शासकों ने मनोनीत किया था।
यानी नॉमिनेट किया था। ओह अच्छा, नॉमिनेटेड थे। हाँ, ये उस समय की एक राजनीतिक मजबूरी भी थी और एक समझौता भी। समझ गई सर। इस स्लाइड पर भी एक एग्जाम अलर्ट है। कैबिनेट मिशन के तहत कुल सदस्य संख्या कितनी थी? बिल्कुल, और ये संख्या 389 बहुत खास है। ये हमें उस अविभाजित भारत की याद दिलाती है जिसके लिए ये सभा मूल रूप से बनी थी। ये आंकड़ा याद रखना। जी। चलो अब देखते हैं कि सभा ने काम कैसे शुरू किया। अगली स्लाइड पर चलते हैं। बहुत अच्छे। अब हम दिसंबर 1946 की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर डालेंगे। अंजलि, अगली स्लाइड देखो। जी सर। यहाँ 3 कैलेंडर पेज दिखाए गए हैं, 9, 11 और 13 दिसंबर। हर तारीख के नीचे एक खास विजुअल है। हाँ, दिख रहा है। 9 तारीख को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तस्वीर है, जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य लग रहे हैं। 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम और कांग्रेस का झंडा है, और 13 को पंडित नेहरू की तस्वीर है, उनके जाने पहचाने गुलाब के साथ। सर, ये तो कहानी के सबसे अहम मोड़ जैसा लग रहा है, जहां एक्शन शुरू होता है। सही कहा। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई। क्या? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। वे पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। ओहो। इसी वजह से उस दिन सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। मतलब अब सभा को एक स्थायी नेतृत्व मिल गया था। बिल्कुल। और फिर आया 13 दिसंबर। इस दिन पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। अंजलि, इसे तुम संविधान की आत्मा का पहला ड्राफ्ट कह सकती हो। अच्छा, एक विजन डॉक्यूमेंट। हाँ, एक विजन डॉक्यूमेंट था कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यही प्रस्ताव आगे जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना, प्रियम्बल। बिल्कुल प्रस्तावना बना। सर, मेरा एक सवाल है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही पहला अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्या कोई खास वजह थी? हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही सम्मानजनक परंपरा थी। ये फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए किया गया था। फ्रांसीसी प्रथा? जी, जिसके अनुसार सभा के सबसे उम्रदराज या वरिष्ठ सदस्य को सम्मान देने के लिए उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता सौंपी जाती है। ये उनकी वरिष्ठता और अनुभव का सम्मान था। ये तो बहुत ही दिलचस्प परंपरा है। सर, इस स्लाइड का एग्जाम अलॉट कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या स्थायी और अस्थायी के बीच कंफ्यूज कर सकता है। तुमने सही पकड़ा अंजलि, और परीक्षक इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। जी। इसलिए ये अंतर साफ साफ याद रखना जरूरी है। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है सर। चलो अब देखते हैं कि इतना बड़ा काम बांटा कैसे गया। अगली स्लाइड पर। तो अंजलि, अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जो हमें बताती है कि संविधान बनाने का ये विशाल काम कैसे बांटा गया। जी। स्लाइड के केंद्र में बड़े अक्षरों में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और उससे चारों तरफ तीर निकल रहे हैं जो अलग अलग समितियों को दिखा रहे हैं। हर समिति के साथ एक प्रतीक है, जैसे प्रारूप समिति के लिए एक पेन और डॉक्टर अंबेडकर का चश्मा, और संघीय समिति के लिए संसद भवन का चित्र। मतलब एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई गई, लेकिन अच्छे काम के लिए। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया ताकि हर पहलू पर गहराई से काम हो सके। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया अंजलि। संविधान बनाने के लिए लगभग 22 समितियां बनाई गई, लेकिन ये स्लाइड कुछ सबसे प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों पर रोशनी डालती है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम सब जानते हैं, वो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ अध्यक्षता करना तो नहीं रहा होगा, उन्हें बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ लाना पड़ा होगा। तुमने नब्ज पकड़ ली अंजलि। उनका काम सिर्फ लिखना नहीं था, उन्हें गांधीवादी मॉडल, समाजवादी झुकाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिमायतियों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना था। बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बहुत। अलग अलग समितियों से आए प्रस्तावों को जांचना, उनमें तालमेल बिठाना और फिर संविधान का एक सुसंगत मसौदा तैयार करना इस समिति की सबसे बड़ी चुनौती थी। और बाकी समितियां सर? संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इन 2 समितियों पर ध्यान दो। जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सर, संघीय और प्रांतीय समितियों में मुख्य अंतर क्या था? दोनों ही तो संविधान बना रही थी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखो,
संघीय समिति केंद्र सरकार की शक्तियों और संरचना पर काम कर रही थी। अच्छा, मतलब सेंटर के लिए। हाँ, यानी पूरे देश के लिए नियम कैसे होंगे, संसद सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेंगे, जबकि प्रांतीय समिति प्रांतों यानी आज के राज्यों की संरचना और उनके अधिकारों पर काम कर रही थी। ओह अच्छा। यहीं से भारत के संघीय ढांचे की नींव पड़ी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। समझ गई सर। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट तो सबसे जरूरी सवाल पूछ रहा है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, और ये सवाल भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान सर्वोपरि था और ये जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। जवाब है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आने वाला था। अंजलि, अब हमारी अगली स्लाइड पर चलो। ये उस दौर की कहानी कहती है जिसने सब कुछ बदल दिया। जी। इसका विजुअल बहुत शक्तिशाली है। बाईं ओर 389 सदस्यों वाला अविभाजित भारत का नक्शा है, दाईं ओर 299 सदस्यों वाला विभाजित भारत का नक्शा है। और इन दोनों के बीच में माउंटबेटन योजना लिखी एक कैंची है जो नक्शे को बेरहमी से काट रही है। ये सिर्फ एक नक्शे का कटना नहीं है सर, ये उस समय की उथल-पुथल, दर्द और अनिश्चितता को बयां कर रहा है। बिल्कुल, जैसा हमने देखा, सभा की शुरुआत 389 सदस्यों के साथ हुई थी, लेकिन फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसके तहत भारत का विभाजन तय हो गया। ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, ये दिलों का, परिवारों का और इतिहास का बंटवारा था। इसका सीधा असर हमारी संविधान सभा पर पड़ा। तो विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। सही। 31 अक्टूबर 1947 को जब सभा का पुनर्गठन हुआ तो इन 299 सदस्यों में से 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से। जी। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था अंजलि। सोचो, जो लोग कल तक एक साथ बैठकर एक देश का भविष्य लिख रहे थे, अब उनमें से कुछ सदस्य एक अलग देश का हिस्सा बन चुके थे। हाँ, ये तो बहुत दुखद रहा होगा। संविधान सभा में एक तरफ आजादी का उत्साह था तो दूसरी तरफ बंटवारे का गहरा दुख भी। मेरा सवाल ये है कि जो सदस्य उन इलाकों से थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जैसे पश्चिमी पंजाब या पूर्वी बंगाल, उनका क्या हुआ? क्या वे बस सभा से चले गए? हाँ अंजलि, वे सदस्य अब भारत की संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे। वे स्वतः ही पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए, जो अपने नए देश के लिए एक अलग संविधान बनाने की प्रक्रिया में जुट गई। अच्छा। हमारी सभा को अब एक खंडित भारत के लिए संविधान बनाना था। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट में सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? ये संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बहुत महत्वपूर्ण। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किन मुश्किल हालातों में काम किया। जी। तो 2 आंकड़े याद रखने हैं, विभाजन से पहले 389 और विभाजन के बाद 299। ठीक है सर। चलो अब देखते हैं कि इस घटी हुई संख्या के साथ संविधान निर्माण का काम कैसे पूरा हुआ। अगली स्लाइड पर। अब हम संविधान निर्माण के अंतिम चरण पर पहुंच गए अंजलि। जी सर। अगली स्लाइड कुछ अंतिम लेकिन बहुत रोचक आंकड़ों के बारे में है। देखो, इस पर कई छोटे छोटे चित्र हैं। हाँ, एक स्टॉपवॉच है जिस पे लिखा है 2 साल 11 महीने 18 दिन। एक पैसों की थैली है जिस पर 64 लाख रुपए लिखा है, और एक खुली किताब है जो अनुच्छेद, अनुसूचियों और भागों के बारे में बता रही है। नीचे 2 खास तारीखें भी हैं। ये फाइनल फैक्ट्स हमेशा बहुत दिलचस्प होते हैं। ये उस पूरे प्रयास के पैमाने को दर्शाते हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़ा मुझे हमेशा चकित करता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचो, इतने लंबे समय तक इतने सारे लोगों ने सिर्फ एक दस्तावेज को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। जी, ये अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, इस पर उस समय लगभग 64 लाख का खर्च आया। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा और महंगा काम था। और वो 2 तारीख हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। सही कहा। तो इसे साफ कर लेते हैं। हमारा संविधान पारित या अडॉप्टेड हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस ऐतिहासिक दिन पर 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। जी। लेकिन ये पूरी तरह से लागू यानी इम्प्लीमेंटेड हुआ
26 जनवरी 1950 को, जिसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सर, यहीं पर मेरे एक सवाल है जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है। पूछो। जब संविधान 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? इसे उसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया? बहुत ही बढ़िया सवाल अंजलि, और इस सवाल का जवाब हमारे इतिहास के एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिन में छुपा है, जिसका जिक्र हमारी अगली स्लाइड में है। ठीक है सर, मैं इंतजार करूंगी। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट भी देख लेते हैं। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? हाँ, और ये समय 2 साल 11 महीने 18 दिन बहुत प्रसिद्ध है, इसे याद रखना। जी। चलो, अब तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढते हैं अगली स्लाइड पर। अंजलि, तुम्हारे पिछले सवाल का जवाब इस स्लाइड में है। अच्छा, देखो, यहाँ एक टाइमलाइन है जो 1930 से शुरू होकर 26 जनवरी 1950 तक जाती है। जी 1930 के पास रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराने का एक चित्र है, जी। और नीचे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और साथ में संगीत के प्रतीक हैं जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दर्शा रहे हैं। तो इस तारीख के पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण है, सिर्फ प्रशासनिक नहीं? बिल्कुल। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ओह, अच्छा। यह सिंबॉलिक रूप से भारत की आज़ादी का पहला ऐलान था। उस ऐतिहासिक और जज्बाती दिन को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। ये तो सच में बहुत ही सम्मानजनक और भावनात्मक कारण है। ये महज एक तारीख नहीं बल्कि एक वायदा था जो पूरा किया गया। हाँ, अब इसी स्लाइड पर कुछ और महत्वपूर्ण तारीखें हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, यानी आज़ादी से कुछ हफ्ते पहले। ठीक है। और राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। एक मिनट, इसका मतलब है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान लागू होने से सिर्फ 2 दिन पहले अपनाए गए। हाँ, ये तो बहुत आखिरी समय पर हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा अंजलि। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक का दिन था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। वाह, वो दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट का प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया? ये सारी तारीखें बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए इनको किसी घटना से जोड़कर याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की तारीख है 22 जुलाई 1947, आजादी से ठीक पहले। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जी सर। चलो, अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि आजाद भारत की पहली सरकार कैसी दिखती थी। ठीक है अंजलि, अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में है। जी, 1947 का पहला मंत्रिमंडल। हाँ, यहाँ देखो, एक ग्रिड बना है जिसमें 8 बॉक्स हैं। हर बॉक्स में एक मंत्रालय का प्रतीक है, जैसे शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन कैप, रेलवे के लिए ट्रेन, रक्षा के लिए ढाल और तलवार। जी, और साथ में मंत्री का नाम। बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है कि आजाद भारत की पहली सरकार में कमान किनके हाथों में थी। हाँ सर। तो प्रधानमंत्री तो जाहिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का मतलब असंभव सा काम किया। जी। पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। और बाकी प्रमुख मंत्री कौन थे सर? रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री थीं राजकुमारी अमृत कौर। वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ये एक ऐसी टीम थी जिसे सिर्फ सरकार नहीं चलानी थी, बल्कि एक बिखरे हुए देश को जोड़कर खड़ा करना था। सर, इस पूरी लिस्ट में राजकुमारी अमृत कौर अकेली महिला मंत्री दिख रही हैं। क्या वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थीं? हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही हो। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ये उस समय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सर, इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है। भारत के पहले रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? हाँ, और इसका जवाब है सरदार बलदेव सिंह। अक्सर पहले मंत्रियों के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए ये पूरी लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि। तो अंजलि, ये था भारतीय संविधान के निर्माण का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सफर। जी सर। हमने देखा कि ये प्रक्रिया कितनी विस्तृत, कितनी चुनौतियों से भरी
और कितनी विचारशील थी। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सपनों और बलिदानों का दस्तावेज है। जी सर, इन स्लाइड से पूरी कहानी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आ गई। हर विजुअल और हर फैक्ट ने एक दूसरे से जुड़कर पूरी तस्वीर को साफ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब जाने से पहले मैं तुम्हारे और हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जी सर, जरूर। हमने देखा कि 1947 में संविधान बनाने में कितनी समितियां, कितने विचार विमर्श और कितना समय लगा। अब ये सोचो कि अगर आज के भारत में, आज के टेक्नोलॉजी, आज के सोशल मीडिया और आज की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में एक नया संविधान बनाना हो, तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और क्यों? इस पर विचार करना